साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान द सॉल्यूशन। आई एम डॉक्टर अशोक विजय और आज मैं फिर से एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी 2024 के लिए जीके जीएस और स्टैटिक जीके की बात करूंगा। और ये वो टॉप एमसीक्यूज होंगे जो कभी परीक्षा में पूछे गए हैं एसएससी की या इस जो एसएससी एमटीएस की और एसएससी जीडी 2024 की परीक्षा होने वाली है उसमें इनके आने की प्रबल संभावना है। यह इस सीरीज की 5वीं वीडियो है। इसके पहले 4 वीडियो आ चुकी हैं और आपने उसको देख लिया होगा। आइए यह वीडियो प्रारंभ करते हैं। इसमें जीके जीएस के सारे टॉपिक्स कवर होंगे। पहले की ही तरह इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, इकॉनमी, साइंस, स्पोर्ट्स, इधर योजनाएं, मेले, उत्सव, ये सारे टॉपिक्स जो है नेशनल पार्क, प्रथम राजधानी मुद्रा, पुस्तकें और लेखक, जनगणना, ये सारे प्रमुख संस्थानों से सबसे टॉपिक कवर किए गए हैं। इसलिए वीडियो महत्वपूर्ण है और प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बिल्कुल संभावित हैं, ये मिल सकते हैं ऐसे ही प्रश्न। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में कब किया? तो पहली बार व्हेन डिड महात्मा गांधी यूज्ड हंगर स्ट्राइक एज ए वेपन फॉर द फर्स्ट टाइम? तो पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह में किया, या असहयोग आंदोलन में, या खेड़ा, या अहमदाबाद की हड़ताल? तो चंपारण सत्याग्रह तो इनका भारत में पहला सत्याग्रह था, लेकिन भूख हड़ताल नहीं थी। भूख हड़ताल पहली थी अहमदाबाद की हड़ताल, मिल मजदूरों की हड़ताल थी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये सही उत्तर होगा। इनके बारे में ये फैक्ट्स देखते हैं। सत्याग्रह का दूसरा प्रयोग था, जैसा कि हमने कहा पहला प्रयोग जो है चंपारण में था, तो दूसरा प्रयोग था सत्याग्रह का, लेकिन हड़ताल जो है ये पहली थी। कॉटन मिल मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने हेतु सफल रहे, सफल अनशन किया, और यह भारत में इनकी प्रथम भूख हड़ताल थी और ये 1918 में हुई थी। ये प्रश्न आता भी है कि भारत में उनकी प्रथम भूख हड़ताल महात्मा गांधी की कब हुई? तो ये 1918 में थी और किस संदर्भ में? तो मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने के संदर्भ में अहमदाबाद में हुई थी। भारत में प्रथम सत्याग्रह, जैसा कि पहले चर्चा हुई, चंपारण सत्याग्रह था 1917 में। ये हुआ क्यों था? अंग्रेजों ने किसी ज़मीन पर 3/20 भाग में नील की खेती अनिवार्य कर दी थी। 3/20 भाग याद रखिएगा, इसको तिनकठिया पद्धति कहते हैं। प्रश्न आता है तो तिनकठिया पद्धति वो था जो 3/20 भाग में नील की खेती अनिवार्य अंग्रेजों ने कर दिया था। और इसके बाद सत्याग्रह किया चंपारण में महात्मा गांधी ने आकर, और उसी सत्याग्रह सफल रहा। और उसी सत्याग्रह के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी। ये प्रश्न आता है, इसको याद रखिएगा। और एक प्रश्न और आता है इस संबंधित चंपारण से संबंधित कि इनको किसने आमंत्रित किया था चंपारण में महात्मा गांधी को? तो याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ला, आर.के. शुक्ला ने इनको आमंत्रित किया था। आगे देखिए, गांधी जी का प्रथम जन भाषण यदि देखा जाए तो वाराणसी बीएचयू का जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसके उद्घाटन के अवसर पर 1916 में इन्होंने पहला जन भाषण दिया था भारत में। अखिल भारतीय राजनीति, इसके पहले वो साउथ अफ्रीका में बहुत सक्रिय थे, लेकिन भारत में ये पहला था इनका। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम यदि ये प्रश्न आए तो याद करिए, रॉलेट सत्याग्रह था, और ये 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल के रूप में कन्वर्ट हुआ और देशव्यापी हड़ताल थी। इससे महात्मा गांधी को सारे लोग भारत में जानने लगे थे, एक प्रसिद्धि मिली थी। तो अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था। लेकिन यदि एक प्रश्न आ जाए कि गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन कौन था? ये जन आंदोलन नहीं था। देखिए, जो चंपारण सत्याग्रह था वो स्थानीय था, चंपारण तक था। उसके बाद ये पूरे भारत में लोकप्रिय हुए रॉलेट सत्याग्रह से। लेकिन जन आंदोलन तब बना, लोगों का आंदोलन तब बना असहयोग आंदोलन के समय। इसमें आम जनता भी शामिल हो गई और इनको कैसरे हिंद की उपाधि जो मिली थी इन्होंने लौटा दिया इसी असहयोग आंदोलन में। तो आप देख रहे हैं कि प्रश्न एक था लेकिन उत्तर अनेक मिले। कई प्रश्नों के उत्तर, 8-10 प्रश्नों के उत्तर मिले। तो ये जो 8-10 प्रश्नों के उत्तर देख रहे हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और यदि ठीक लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, समाधान द सॉल्यूशन सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे प्रश्न
लगातार पढ़ते रहिए। दूसरा प्रश्न है, हरा ग्रह किसे कहते हैं, विच इज कॉल्ड द ग्रीन प्लैनेट, क्या है? तो हरा ग्रह वरुण को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये है हरा ग्रह, भले इसमें नीला दिख रहा हो। नेपच्यून या वरुण, इसको हरा ग्रह कहते हैं क्यों? इसमें मीथेन यहाँ होती है, मीथेन के कारण ये हरा होता है। ये प्रश्न आता है कि किस कारण हरा दिखता है। और इसके उपग्रह की बात करें तो ये टिट्रान है, ये याद रखिएगा कि वरुण का उपग्रह टिट्रान, ये परीक्षा में आता है। पृथ्वी नीला ग्रह है, उपग्रह इसका चंद्रमा आप जानते हैं। मंगल और नीला पृथ्वी का रंग क्यों है, ये भी आप जानते हैं, पानी की वजह से। जैसे हरा रंग मीथेन की वजह से है वरुण का। मंगल लाल ग्रह है, इसका उपग्रह है फोबोस, टिमोस, और यहाँ ज्वालामुखी है ओलियस और मेसी, ये ओलिपस और मेसी, ये ज्वालामुखी और उपग्रह सैटेलाइट जो है मार्स के, याद रखिए। बृहस्पति पीला ग्रह है, शनि का उपग्रह जो है टाइटन ही आता है, कि टाइटन किसका उपग्रह है, तो शनि का ही याद रखें। शुक्र जो है ये भोर का और सांझ का दोनों का तारा कहा जाता है, इसको चमकीला ग्रह भी कहते हैं, सबसे चमकदार ग्रह ये दिखाई देता है। अरुण जो है, अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, और इसका उपग्रह है टाइटेनिया। तो इस तरह से आप लगातार देखेंगे कि प्रश्नों के व्याख्याएं देखेंगे तो कई प्रश्नों के उत्तर इसमें मिल जाएंगे, और वो प्रश्न जो कि परीक्षा में आए हुए, ये जो हमने बीच बीच में जो उपग्रहों के नाम लिखे हैं सब परीक्षा में आए हुए हैं, इसलिए ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न नंबर 3 है, विदेशिया खूब आया परीक्षा में। विदेशिया जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, ये फोक डांस कहाँ का है? तो विदेशिया जो है उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, झारखंड का ये फोक डांस है। झारखंड के अन्य लोक नृत्य की बात करें तो जो महत्वपूर्ण है ये दो बहुत आते हैं, सरहुल और छऊ, याद रखें। उत्तराखंड के लोक नृत्यों की बात करें तो गढ़वाली और कुमायूं, ये दोनों मंडल भी हैं और जिलों के नाम भी हैं, तो ये जानते होंगे आप, गढ़वाली और कुमायूं जिला और मंडल है। थाली, झोरा और चपादी, ये भी याद रखें। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य में टपाली, पंडवानी और कर्मा, ये प्रश्न आते हैं। राजस्थान के लोक नृत्यों में खूब प्रसिद्ध है 13 ताली या 13 ताली, ये परीक्षा में आता है। नेक्स्ट, चौथा, बिकमिंग पुस्तक की लेखिका कौन है? तो यही है, फोटो से आप पहचान रहे होंगे, मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा कौन है? मिसेज ओबामा, यानी श्रीमती ओबामा, यानी ओबामा जी की पत्नी है, पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी। सुधा मूर्ति, नारायण मूर्ति की पत्नी, जो अभी हाल में राज्यसभा सदस्य चुनी गई हैं, ये डॉलर बहू इन्होंने पुस्तक लिखी है। झुम्पा लाहिड़ी बहुत फेमस लेखिका हैं, ये द लोलैंड, और दूसरा क्या है, नेम सेक, फिर इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, और इसी इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लिए इनको पुलित्जर प्राइज़ 2000 में मिल चुका है, इसलिए बहुत फेमस है। हिलेरी क्लिंटन की है व्हाट हैपेंड, और अमृता प्रीतम की बात करें तो इन्होंने पिंजर बहुत ही बड़ा उपन्यास लिखा, और अज आँखा वारिस शाहनू, ये पंजाबी में है और यह भी बड़ा फेमस है अमृता प्रीतम का। नेक्स्ट, ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय पुरुष तो पंडित रविशंकर थे, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अनुष्का शंकर हैं क्या? नहीं, ये तो पंडित रविशंकर की पुत्री हैं, लेकिन ये नहीं है। नीति मोहन, तन्वी शाह, श्वेता पंडित। सो ग्रैमी पुरस्कार के लिए ऑप्शन नंबर सी इज अगेन द राइट आंसर, तन्वी शाह। जय हो गीत इन्होंने गाया था, और इसके लिए इनको मिला पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार का प्रारंभ की बात करें तो 1959 में हुआ था। प्रथम भारतीय प्राप्तकर्ता पंडित रविशंकर थे 1968 में, और एल्बम जो इनका था वेस्ट मीट्स ईस्ट, इसके लिए। ग्रैमी अवार्ड 2024 की बात करें जो अभी लेटेस्ट हुआ, तो जाकिर हुसैन को, ये बड़ा महत्वपूर्ण है भारत के लिए भी, जाकिर हुसैन के लिए भी, क्योंकि ये कुल भारत ने 5 अवार्ड झटके हैं ग्रैमी अवार्ड, जिसमें जाकिर हुसैन को 3 अवार्ड मिला सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रस्तुति के लिए, और राकेश चौरसिया जो बांसुरी वादक हैं इनको 2 अवार्ड मिला है, तो बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। नेक्स्ट, छठवां प्रश्न, इनमें से कौन यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं है? तो कौन नहीं है ये बताना है। तो आप देखेंगे कालका तो है, 3 हैं,
रेलवेज कुल 3 हैं विश्व विरासत स्थल में। तो कालका, नीलगिरी और दार्जिलिंग ये तीनों ही रेलवे हैं, ये तीनों माउंटेन रेलवेज हैं, और लेकिन खड़गपुर नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, खड़गपुर रेलवे। भारत में कुल विश्व विरासत स्थलों की संख्या है 43, और सांस्कृतिक इसमें 35 हैं, प्राकृतिक 7 है, एक मिश्रित है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों में है, सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों में मिलाकर मिक्स है। पर्वतीय रेलवे कुल 3 हैं, और सबसे ज़्यादा रेलवे स्थल के लिहाज से देखा जाए तो भारत 6ठे स्थान पर आता है पूरे विश्व में। नेक्स्ट, ये सब पॉइंट्स आप बिल्कुल ध्यान से 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ये परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। इनमें से कौन विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है? तो इट इज़ एक्चुअली जो चित्र में दिखाया गया है, लाउड स्पीकर सही है। ये क्या करता है? ये विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हम जो बोलते हैं या जो वहाँ से कैसेट लगा होता है तो उसमें से बिजली के माध्यम से सीधे ध्वनि में परिवर्तित होता है। तो ये ए ऑप्शन है सही, लाउड स्पीकर। माइक्रोफोन क्या करेगा? हमारी ध्वनि को कहाँ बदलता है? विद्युत ऊर्जा में, और वही विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में बदल देता है कौन? लाउड स्पीकर। विद्युत सेल जो कि ये केमिकल से बना हुआ है तो रासायनिक से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। सितार क्या है? ये यांत्रिक ऊर्जा है। हम सितार पर जब हाथ उंगली करते हैं, उंगली से सितार बजाते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा निकली और वो जो है कन्वर्ट होगी किसमें? ध्वनि में। मोमबत्ती रासायनिक है, केमिकल से जलता है उसमें, उसके बाद प्रकाश पैदा होता है। बल्ब ये बिजली से प्रकाश पैदा होता है, तो विद्युत से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस नेशनल कंज्यूमर्स डे कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 10 दिसंबर, 24 दिसंबर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर्स डे मनाया जाता है। और ये 24 दिसंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी तारीख को उपभोक्ता अधिनियम यानी कंज्यूमर्स एक्ट 1986 लाया गया था। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस आता है ये, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस इम्पोर्टेंट है, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये खूब प्रश्न आता है, और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 अक्टूबर और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस रहे तो 11 अक्टूबर को आता है, ध्यान रखिए। 9वां प्रश्न है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? बहुत बड़ी सोसाइटी थी ये और महत्वपूर्ण थी। ज्योतिबा फुले, जो कि महात्मा ज्योतिबा फुले, जो कि आपको चित्र में दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इन्होंने ख़ास तौर से दलित वर्ग के लिए जो महान कार्य किया वो भारत में आज तक कोई नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर सी ज्योतिबा फुले होगा। इन्होंने 1873 में बहुत पहले यानी पुणे में यह अभियान चलाया था। इसका उद्देश्य क्या था? शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन था। पाखंडों से निम्न जातियों की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य था और दलितों का कल्याण था। ज्योतिबा फुले ने लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल प्रारंभ किया। देखिए कितनी बड़ी बात है, इसीलिए इनको महात्मा कहा जाता है कि लड़कियों के लिए पहला विद्यालय 1848 में शुरू किया था। आधुनिक भारत में नारी आंदोलन की प्रणेता जो थी वो रमाबाई रानाडे थी। प्रसिद्ध पुस्तक जो है ज्योतिबा फुले की वो है गुलामगिरी व सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक। ये दोनों, गुलामगिरी तो बहुत परीक्षा में आता है, याद रखिए, गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की पुस्तक है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा ये बी आर अम्बेडकर की है और इन्होंने भीमराव अम्बेडकर ने नव बौद्धवाद यानी नियो बौद्धिज्म का प्रतिपादन किया और नवायान नामक एक नए बौद्ध संप्रदाय की स्थापना की। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, ओपेक OPEC का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय आप बता पाएंगे। ओपेक का मुख्यालय ब्रुसेल्स, वियना, जेनेवा, नैरोबी। तो ओपेक की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये कहाँ है? वियना में। इसका हेडक्वार्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, कभी कभी केवल इसका सीधे फुल फॉर्म पूछ देता है। तो ओपेक का ये है। स्थापना बगदाद सम्मेलन 1960 के बाद हुई थी
और ये पेट्रोल जो एक्सपोर्ट करते हैं, बेचते हैं, उन देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है। और ये जो है सब लोगों ने संगठन बनाया हुआ है कि कितना मात्रा में पेट्रोल प्रोडक्शन करना है, कितना कीमत रखना है, इसलिए। एपेक, देखिए ओपेक से मिलता जुलता है लेकिन ये अलग है। एशिया जो है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, लेकिन इसका मुख्यालय जो है सिंगापुर में है। नेक्स्ट है 11वां। यदि ठीक लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और समाधान द सॉल्यूशन है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। 11वां प्रश्न है, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो हिमालय पर्वत जो है ये वलित पर्वत का उदाहरण, याद रख लीजिए, फोल्ड माउंटेन्स का उदाहरण है। देखिए फोल्ड माउंटेन्स क्या है, जैसे जो प्लेटें थी, जैसे एक प्लेट इधर है, एक प्लेट इधर है, और जब दोनों आपस में टकराई तो टकराने के बाद ऊपर उठी, तो ये फोल्ड हो गया। ये फोल्ड होने से इस तरह से ये पर्वत का निर्माण हुआ, इसलिए इसे वलित पर्वत कहते हैं। वे पर्वत जिनका निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के प्रभाव से भूपर्पटी पर वलय से हुआ, यानी फोल्ड करने से हुआ है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है, इसके अनुसार क्या है कि इनका निर्माण भूसन्नतियों में जमे अवसादों के दो प्लेटों के आपस में करीब आने से दबकर सिकुड़ने और सिलवटों के रूप में उठने से हुआ। यानी कि दो प्लेट करीब आए, दोनों दबी, फिर ऊपर उठी, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे पहाड़ों का निर्माण हो गया, इस तरह से। टर्शियरी युग में बने पर्वत जो है वो हिमालय और आल्पस है। ये प्रश्न याद रखिएगा कि टर्शियरी युग में कौन कौन से पर्वत हैं, या ये हिमालय और आल्पस किस युग में बने, तो टर्शियरी युग याद रखें। 12वां प्रश्न, लोकसभा के 17 अवसान का अधिकार किसे है? तो प्रोरोगियो जो है, यानी 17 अवसान का जो है पावर जो है केवल राष्ट्रपति के पास है। इसका अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है लोकसभा का। राज्यसभा का 17 अवसान होता नहीं, वो हमेशा चलती रहती है। तो राष्ट्रपति के पास है 17 अवसान का अधिकार। ये अनुच्छेद 85 के तहत होता है। दोनों सदनों का अधिवेशन बुला सकता है और 17 अवसान कर सकता है, और 17 अवसान लोकसभा, यानी लोकसभा को भंग भी कर सकता है। सत्र को अवसान खत्म कर सकता है और भंग भी लोकसभा को कर सकता है। राज्यसभा तो भंग होती नहीं। लोकसभा अध्यक्ष की बात किया जाए तो ये बैठक को स्थगित करता है, न कि सत्र को ख़त्म करेगा। तो एडजर्नमेंट कर सकता है, बैठक स्थगित कर देगा, यानी आज की ख़त्म हो गई, अगले दिन फिर बैठ होगी। लेकिन वो जो बैठकें हो रही हैं, जो सत्र चल रहा है, उस सत्र को ख़त्म करने का अधिकार जो है केवल प्रेसिडेंट को है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, पुस्तक अनसुटेबल बॉय के लेखक कौन है? तो इनको आप पहचान रहे होंगे, फेमस फिल्म डायरेक्टर करण जौहर हैं। इन्होंने लिखा है एन अनसुटेबल बॉय। अब आपने पढ़ा होगा असुटेबल बॉय, तो असुटेबल बॉय तो खूब आपने पढ़ा है, लेकिन एन अनसुटेबल बॉय, सुटेबल बॉय तो विक्रम सेठ की है, बहुत पढ़ते चले आए हैं, इसको भी याद रखिए। असुटेबल बॉय, असुटेबल गर्ल, एन इक्वल म्यूजिक और ब्रिस्टली टेल्स और द गोल्डन गेट, इतना विक्रम सेठ की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, इसमें से कोई भी एक आ सकता है। अनफिनिश्ड अ मेमोयर, ये प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक है। माय एमी मम्मी गाइड, माय एमी मम्मी गाइड, ये है करिश्मा कपूर की। द प्रेगनेंसी बाइबल, करीना कपूर। मिसेज फनी बोन्स, ट्विंकल खन्ना। द मॉडर्न गुरुकुल, सोनाली बेंद्रे। तो ये प्रमुख जो है बॉलीवुड के लोग हैं, इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, इनके बारे में आपको जानना चाहिए। 14वां प्रश्न है, आईपीएल का प्रथम विजेता कौन था? फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपीएल किसने जीता? तो फर्स्ट एडिशन जिसको कोई नहीं सोचा था वो जीत लिया। कौन? राजस्थान रॉयल्स, RR। आईपीएल का प्रारंभ 2008 में हुआ। प्रथम विजेता राजस्थान रॉयल रहे। सर्वाधिक 5 बार विजेता जो रहे, ये 2 रहे, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग, इसको याद रखें। प्रो कबड्डी लीग की बात करें तो इसका प्रारंभ भारत में हुआ और 2014 में। प्रथम विजेता जयपुर पिंक 2023 में भी रहे, और प्रथम विजेता भी रहे जयपुर पिंक, यहाँ भी राजस्थान से ही विजेता रहे पहले। और इंडियन सुपर लीग जो है फुटबॉल की है, और 2014 में प्रारंभ हुई, और वर्तमान चैंपियन जो है 2022-23 का जो संस्करण हुआ था, उसमें मोहन बागान चैंपियन रही है। 15वां प्रश्न है, कोटोपैक्सी, ये प्रश्न आता है, कहाँ का एक जागृत ज्वालामुखी है? कोटोपैक्सी जो है वोल्केनो कहाँ का है? तो कोटोपैक्सी को आप बिल्कुल
रट जाइए कि यह जो है इक्वाडोर का है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इक्वाडोर के अन्य ज्वालामुखी की बात करें तो चिम्बेरे जो है, और इंडोनेशिया के ज्वालामुखियों की बात करें तो सिनाबुंग, आबू और क्राकातोवा, ये महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है, कस्तूरी रंगन समिति किससे संबंधित है? हाँ, ये बड़ी महत्वपूर्ण समिति रही है। ये कर सुधारों से, कि पंचायती राज से, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से, कि बैंकिंग सुधार से। देखिए, ये समितियों से प्रश्न एक आध जरूर रहते हैं, तो इसलिए याद रखें। तो कस्तूरी रंगन जो है इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे, और इनकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। एनईपी यानी नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी जो है 2020 जो रही है 2020 की, इन्हीं की अध्यक्षता में रही, उसकी सिफारिशें उन्होंने दी थी। 2020 NEP 2020, और ये 2017 में गठित की गई थी और 2020 में लागू हुई। अशोक मेहता समिति की बात करें, कई समितियां जो परीक्षा में अक्सर आती हैं, 1977 में गठित हुई, और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, 3 स्तर की जो पंचायती राज व्यवस्था है उनकी बात की, यानी ग्राम प्रधान ग्राम लेवल, फिर ब्लॉक लेवल, फिर ब्लॉक प्रमुख, और जिला लेवल जिला पंचायत अध्यक्ष, इस तरह से। केलकर कमेटी 2002 में गठित हुई, और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों की बात करती है। चलैया समिति बहुत महत्वपूर्ण रही है, 91 में कर सुधारों और आर्थिक सुधारों और उदारीकरण की बात करती है। लोढ़ा समिति, ये BCCI में क्रिकेट की जो संस्था है उसमें सुधार की बात करती है, 2015 में थी। रंगराजन समिति, ये खूब प्रश्न पहले आता था, इधर हाल के दिनों में नहीं आया है लेकिन आ सकता है। 1998 में है, बैंकिंग सुधार से संबंधित है, ये 2 बार रही, 2008 में जो है वित्तीय समावेशन से। अब प्रश्न आजकल ऐसे भी आते हैं ना कि ये समिति इस वर्ष में, तो रंगराजन समिति 2 बार रही। ये रंगराजन जी थे, सी रंगराजन, ये पहले क्या थे, RBI के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे हैं। तो इन्होंने बैंकिंग सुधार के लिए 1998 में दी, और 2008 में वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूशन के बारे में रिपोर्ट दी। आबिद हुसैन कमेटी, ये प्रश्न आता है, 97 में गठित थी, और लघु उद्योगों के बारे में इसने सिफारिशें दी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 है, कीर्ति कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो यह खेल से संबंधित है, ये इसका फुल फॉर्म जो होता है खेलो इंडिया से संबंधित है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब इसका फुल फॉर्म यदि पूछ लिया तो आप कहेंगे खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। उद्देश्य क्या है? 9 से 18 वर्ष की उम्र के प्रतिभाशाली एथलीटों की पहचान करना, और खेल और युवा मामले मंत्रालय के द्वारा यह शुरू की गई है। क्योंकि उद्देश्य ये है कि जो 9 से 18 साल के जो बच्चे हैं स्कूली स्तर पर, यदि उनको हम पहचान लेते हैं तो बाद में हमको आसानी होगी अच्छे एथलीट प्राप्त करने में। 18वां प्रश्न, त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है? फेस्टिवल ऑफ द फेस्टिवल्स। तो ये एक ही ऐसा है, हार्नबिल इज़ द राइट आंसर। बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है हार्नबिल, और यह त्योहारों का त्यौहार है। नागालैंड का प्रसिद्ध उत्सव है, यह वार्षिक उत्सव है, वर्ष में एक बार होता है, लेकिन यह 10 दिन तक चलता है, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलता है। और 1 दिसंबर को इसलिए चलता है, से शुरू होता है क्योंकि यह नागालैंड की स्थापना का दिवस है। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न, अनुसूचित जनजातियों यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस प्रदेश में रहती है? तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। यदि शेड्यूल्ड कास्ट की बात करते तो ये यूपी हो जाता, SC की बात करते तो यूपी हो जाता, लेकिन चूंकि यहाँ ST की बात है तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ST रहते हैं। जनगणना की बात करें 2011 की जो हुई थी, तो ये 15वीं जनगणना थी, इसका नंबर याद रखिएगा। भारत में ST की कुल या शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो जनसंख्या है कुल 10.42 करोड़ है, और यह कुल जनसंख्या का 8.6% है। यूटी में, यूनियन टेरिटरीज में, संघ शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक जो है ST की जनसंख्या दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में है। प्रतिशत में सर्वाधिक जनसंख्या ST की देखा जाए तो मिजोरम में है। उस राज्य के टोटल जनसंख्या की जो परसेंट है वो सबसे ज़्यादा परसेंट मिजोरम में है। सर्वाधिक SC जनसंख्या वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश, और न्यूनतम SC जनसंख्या वाला प्रदेश मिजोरम है।
तो आपने देखा कि सबसे ज़्यादा एसटी की जो है परसेंटेज जनसंख्या मिजोरम में है और सबसे कम एससी की जनसंख्या भी मिजोरम में ही है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीय फिल्म ऑस्कर नामित नहीं है, ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड नहीं थी? तो लगान तो थी, सलाम बॉम्बे भी थी और मदर इंडिया तो पहली ही थी। सो मुगले आजम इज़ द राइट आंसर। देखिए मदर इंडिया 1958 में पहली फिल्म भारत की थी जो कि ऑस्कर के लिए क्या हुई थी, नॉमिनेटेड हुई थी। तो ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड पहली फिल्म मदर इंडिया थी, यदि प्रश्न आता है। फिर सलाम बॉम्बे 1989, लगान, श्वास, पहेली, रंग दे बसंती, इन सबको नॉमिनेशन मिला था ऑस्कर में। प्रथम भारतीय ऑस्कर विनर की बात किया जाए तो भानु अथैया थे, फिल्म थी ये फिल्म गांधी के लिए 1983 में इनको पुरस्कार मिला और बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए इनको पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ओशन 2024 नामक नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? तो ओशन या ओशियन 2024 की बात करें तो जो नौसैनिक अभ्यास है यह रूस के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि रूस इस समय युद्ध में फंसा हुआ है और यह लगातार अपना शक्ति प्रदर्शन भी करता रहता है। तो रूस नौसैनिक अभ्यास कर रहा है। रूस का अब तक का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है। रूस के सभी 5 बेड़े इसमें शामिल हैं। चीन के युद्धपोत भी इसमें शामिल हैं। यूक्रेन युद्ध के दृष्टिगत ये शक्ति प्रदर्शन के रूप में इसको देखा जा रहा है। भारत और फ्रांस का संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये प्रश्न आता है कि इसको कहते क्या है, जिसका नाम है वरुण। यह हर साल होता है। 22वां संस्करण 2 से 4 सितंबर का अभी हाल में हुआ था और ये भूमध्य सागर में हुआ। नेक्स्ट, यदि आपको लग रहा होगा कि इसमें मेहनत की गई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अन्य बच्चों को भी शेयर कीजिए जिससे एमटीएस की जो परीक्षा दे रहे हैं उनको लाभ मिल सके। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र आता है? तो द्वितीय क्षेत्र में कपड़ा, बैंकिंग, ऊर्जा और कपास। तो देखिए कपड़ा तो इंडस्ट्री वाला हो गया, बैंकिंग क्षेत्र ये थर्ड टर्सरी सेक्टर हो गया, ऊर्जा भी टर्सरी सेक्टर। सो कपास, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नहीं, द्वितीयक पूछा है, द्वितीयक। देखिए द्वितीयक यदि यह प्रश्न है तो द्वितीयक में आएगा ऊर्जा, कपास, ये कपड़ा उद्योग। इंडस्ट्रीज जो है वो द्वितीयक में आएंगी, कपास प्राथमिक में आएगा। देखिए इसमें क्या है, एग्रीकल्चर और इससे संबंधित एलाइड सर्विसेज। एलाइड में क्या है, एलाइड में जैसे पशुपालन है, मुर्गी पालन, सुअर पालन, मत्स्य पालन, ये सब प्राथमिक में आएंगे, प्राइमरी। सेकेंडरी में इंडस्ट्री आती है, उद्योग आते हैं और ये कपड़ा जो है उद्योग में आएगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और सर्विस सेक्टर में जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है, बीमा है, एनर्जी सेक्टर है, ये सब सर्विसेज में आएंगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ ऑप्शन ये गलत लिखा, यहाँ ऑप्शन नंबर ए होगा और ये होगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज होगी। एक क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर दो पूछा, यानी द्वितीय क्षेत्र का पूछा है तो ये होगा। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, खनन, मत्स्य पालन आदि आएंगे। द्वितीयक में उद्योग और निर्माण इत्यादि आएंगे। खनन उद्योग, खनन तो इसमें आएगा, उद्योग और विनिर्माण और निर्माण संबंधी चीज़ें आएंगी, यानी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो है, और ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन से संबंधित चीज़ें सब निर्माण और इंडस्ट्रीज ये जो है सेकेंडरी में आएंगी। और तृतीय क्षेत्र में सेवाएं आती हैं, इसमें बैंकिंग, यातायात, बीमा, संचार। ये सेवाएं क्या हैं, ये जो है प्रोडक्शन नहीं करती बल्कि प्रोडक्शन में क्या करती हैं, मदद करती हैं। और ये जो है प्राथमिक जो है ये रॉ मटेरियल का काम करता है। तो इस तरह से आपने देखा कि कुल 25 प्रश्न थे, लेकिन ये 25 प्रश्न, अभी ये कौन सा था, 22वां था, अभी 23वां प्रश्न है, अभी पूरा नहीं हुआ है। चलिए 23वां प्रश्न देखते हैं। कौन सी नदी बिहार का शोक कही जाती है? तो बिहार का शोक, ये प्रश्न कई बार आया है, ये है कोसी नदी। और कोसी नदी
के साथ दामोदर नदी भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, बंगाल का शोक है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा, क्योंकि बिहार का शोक कहा गया है। ये देखिए क्या इसने किया है, क्या करती है, तो पूरा बाढ़ बूढ़ा आ जाता है और सब बह जाता है, और यही शोक का कारण है। इससे कुछ संबंधित प्रश्न है, देखिए बंगाल का शोक दामोदर नदी, बंगाल का आतंक पूछ ले तो जलकुंभी है, याद रखिए। बंगाल का आतंक पूछे तो जलकुंभी, और बंगाल का शोक पूछे तो दामोदर नदी। ऐसे ही तुरंत बिना पढ़े ही बंगाल शब्द का प्रयोग देखा, और शोक और आतंक अलग अलग न देख के ऐसे मत लगा देना। असम का शोक पर ब्रह्मपुत्र नदी है। चीन का शोक, ये भी प्रश्न आता है, वांगहो नदी, जिसको पीली नदी भी कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी की बात करें तो गोदावरी है, और ब्राह्मणी नदी एक है जो कि दक्षिण की कोयल कही जाती है, ये टर्म याद रखिए। नेक्स्ट 24वां प्रश्न है, कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? ये एसएससी ने बहुत बार पूछा है कामाख्या मंदिर के बारे में। तो कामाख्या मंदिर असम में है, आप जानते होंगे, इसको याद रखिए, बिल्कुल गलत ना होने पाए, ये प्रश्न आ जाता है। असम से संबंधित मेला है, और सबसे प्रसिद्ध मेला है जो अम्बुबाची मेला, और ये प्रश्न उतना ही महत्वपूर्ण है जितना यह प्रश्न है, उतना ये अम्बुबाची मेला भी महत्वपूर्ण है, खूब आता है। कामाख्या देवी मंदिर का ही मेला है, वहीं मंदिर में वार्षिक लगता है और 4 दिवसीय होता है। और जोनबिल मेला भी फेमस है। लोक नृत्य की बात करें असम का तो बिहू, और दूसरा है बागू रुम्बा, भोरताल और ओजापाली। तो ओजापाली और बिहू ये तो बहुत ही फेमस लोक नृत्य हैं। बिहू केवल लोक नृत्य नहीं है, बल्कि ये क्या है, त्यौहार भी है। बोहाग बिहू जिसको नववर्ष कहा जाता है, और माघ बिहू जो फसल उत्सव से संबंधित है। ये दोनों याद रखिएगा कि बोहाग बिहू नववर्ष से संबंधित है और माघ बिहू फसल उत्सव से, और वैशाखू भी यहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है असम का। नेक्स्ट है 25वां और अंतिम प्रश्न है, बैरोमीटर से किसका मापन होता है? बैरोमीटर से ताप का, समुद्र की गहराई का, वायुमंडलीय दाब का, या भूतल से ऊंचाई नापने के काम आता है। तो ये बैरोमीटर जो है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के काम आता है। कुछ मीटर से संबंधित, मापन से संबंधित प्रश्न आते हैं, इसको याद रखें, देख लीजिए। अल्टीमीटर ये भूतल से ऊंचाई नापने के काम आता है। फेदोमीटर समुद्र की गहराई। हाइग्रोमीटर ये खूब आता है, हवा की आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी। हाइड्रोमीटर द्रव का घनत्व। हाइग्रो GRO रहे तो हवा की आर्द्रता, हाइड्रो DRO रहे तो द्रव का घनत्व। सिस्मोग्राफी भूकंप से। ऑडियोमीटर सुनने की क्षमता है। सोनोमीटर ध्वनि तरंगों का मापन। स्पीडोमीटर और ओडोमीटर, ये स्पीडोमीटर से वाहन की गति और ओडोमीटर से वाहन द्वारा तय की गई दूरी। ये आगे मोटरसाइकिलों या कार में आप देखे होंगे तो जो घड़ी लगी होती है उसी में दोनों होता है, इधर कितनी दूरी तय की गई वो रहता है और इधर पूरा चलता रहता है ये कितना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हम भाग रहे हैं। दोस्तों साथियों, आपने देखा कि किस स्तर के कंटेंट थे और परीक्षा में जो आने की इसकी संभावना है वो क्या होगी। निश्चय ही प्रबल संभावना वाले ये प्रश्न हैं और आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इनसे खास तौर से जो व्याख्याएं हैं वो महत्वपूर्ण हैं। आपकी उन्नति में, आपकी प्रगति में, आपकी सफलता में ये 4 चांद लगाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए इसको लगातार देखते रहिए। समाधान द सॉल्यूशन ये ठीक लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।